Hello students, this is Professor Ashish Bidkar from St. Wilfrid College, Arts, Commerce, Science, Panvel, from the Department of Physics. This is our second lecture from the series Classical Physics. In first lecture, we saw concept of force and the Newton's laws of motion, जिसमें हम लोगों ने Newton's first law of motion देखा, Newton's second law and Newton's third law of motion देखा. Then we saw what are the inertial frame of references. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि न्यूटन्स लॉ जिससे डील करती है दैट इज नथिंग बट फोर्स, तो वो फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए वो हमने देखा. एंड वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो हम लोग बहुत स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस देखने वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इस लेक्चर में. सो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है एटवुड्स मशीन. दिस इज रियली स्टैंडर्ड एग्जाम्पल कि तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब तुम पढ़ोगे या फिर कहीं पे भी अगर तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कोई भी बुक में पढ़ोगे तो तुम्हें एक चीज पक्का मिलेगी, ये एग्जाम्पल तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगा क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है और ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है समझने का कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन काम कैसे करते हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं. एटवुड्स मशीन क्या है? When the two objects of unequal mass are hanged vertically over the frictionless. तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये जो सर्कल दिख रहा है स्टील का या फिर कोई मेटल का, तो ये जो सर्कल है वो सर्कल जो है उसको हम लोग बोलते हैं पुली. लेकिन ये पुली जो है ये फ्रिक्शनलेस पुली हम लोग कंसिडर करते हैं ताकि उसमें हम लोगों को कोई फ्रिक्शन के टर्म्स हम लोगों को लेने ना पड़े. तो ये फ्रिक्शनलेस पुली है. फ्रिक्शनलेस पुली क्या कर बेसिकली है क्या कि ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे डाले हुए है, जब ये मास अनइक्वल मास जब ऊपर या नीचे एक्सेलरेट करेंगे या फिर ऊपर या नीचे जब मूव करेंगे तब ये पुली फ्रिक्शन की वजह से उनका जो भी फोर्स है वो फोर्स को कम या ज्यादा नहीं करेगी. ठीक है, तो वो जो पुली है वो पुली फ्रिक्शनलेस पुली. द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एटवुड्स मशीन. तो ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एटवुड्स मशीन. द डिवाइस इज समटाइम्स यूज इन अ लेबोरेटरी. तो यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है? लेबोरेटरी में यूज होता है. किसके लिए? तो फ्री फॉल एक्सेलरेशन, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है इन एब्सेंस ऑफ एयर. तो ये जो एटवुड्स मशीन है ये ज्यादा करके हम लोग वैक्यूम में यूज करते हैं. वो वैक्यूम में लेबोरेटरी में वैक्यूम का सेटिंग्स होता है, वो वैक्यूम में हम लोग एटवुड्स मशीन को रखते हैं. और वो जब भी फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल मतलब कि जब वैक्यूम में हम लोग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी की वजह से जब हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हम लोगों का जो फॉल होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री फॉल. तो वो मूव करते समय हम लोगों का ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए वो चेक. अब फ्री फॉल क्यों होना चाहिए? क्योंकि फ्री फॉल में हम लोग वैक्यूम क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि अगर हम लोगों ने एयर कंसीडर किया तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस आएगा, तो हम लोगों का जो रिजल्ट होगा वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से चेंज हो सकता है. तो हम लोगों को वैक्यूम में देखना है कि सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हमारा एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए. तो हम लोगों को इस प्रॉब्लम में क्या डिटरमाइन करना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. तो हम लोगों को ऑफकोर्स एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डिटरमाइन करेंगे किनका? दो जो ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने लिए हुए अनइक्वल मासेस के, दैट इज मास m1 और मास m2 के. तो हम लोगों को उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. एंड द टेंशन इन द लाइट वेट कॉर्ड. तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड के अंदर कितना टेंशन है वो हम लोगों को देखना है. तो बेसिकली टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स. जैसे कि अगर हम लोग एक रबर बैंड लेते हैं और रबर बैंड के दो एंड्स को अगर हम लोग खींचते हैं तो वो रबर बैंड जो है वो रबर बैंड ये हो जाता है, उसका लेंथ बढ़ जाता है. सो बेसिकली जब वो लेंथ बढ़ जाता है और अगर हम लोग वो रबर बैंड को छोड़ देते हैं तो वो रबर बैंड फिर से अपने लेंथ पे आता है. वो इसलिए होता है क्योंकि वो रबर बैंड जो होता है जिस मटेरियल का बना होता है बेसिकली रबर का, तो वो रबर में टेंशन आ जाता है. तो दैट टेंशन एक्ट्स लाइक अ फोर्स, और वो जो फोर्स रहता है वो फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अपराइट फोर्स रहता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ टेंशन. ओके, तो यू कैन सी दैट मशीन के डायग्राम में तुम लोग ये देख सकते हो कि हम लोगों ने मास m1 जो है वो मास m2 से छोटा लिया हुआ है. सो m2 इज ग्रेटर देन m1. तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो m1 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी और m2 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी. और जो दूसरा डायग्राम है वो दूसरा डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम. अब उसको फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से हम लोगों को पता चलता है कि m1 मास पे कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और m2 मास पे कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग उसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे और हम लोग उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. और हम लोग बाद में वही इक्वेशन से टेंशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि टेंशन क्या, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो हम लोगों के साइन कन्वेंशन क्या है कि साइन कन्वेंशन में बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेलरेटिंग
तो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन क्या लिया हुआ है यहाँ पे कि बेसिकली वन इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एंड अनदर इज डाउन, एक्सेलरेटिंग डाउन। ठीक है, सो अप्लाइड फोर्सेस इन द y कंपोनेंट ऑफ द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट वन। तो y कंपोनेंट मैंने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग हमेशा y कंपोनेंट लेते हैं। अगर तुम लोगों को पता होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग हमेशा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग x कंपोनेंट लेते हैं, और जो वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है उसको हम लोग y कंपोनेंट लेते हैं। तो इसलिए मैंने y कंपोनेंट की बात की है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं x डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ y डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट वन के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो फोर्स किस क्या एक्सर्ट कर रहा है, T1 माइनस M1G। वो मतलब अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन पे मतलब मास M1 पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो एक्सर्ट के वो फोर्स क्या होगा, T1 माइनस M1G। अभी T1 माइनस M1G क्यों किया है, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से हम लोगों को टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो टोटल फोर्स में इसमें दो फोर्सेस है, वन इज अ फोर्स ऑफ टेंशन एंड अनदर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ द टेंशन इज टेकन एज T एंड द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज टेकन एज M1G। ठीक है, तो T1 माइनस M1G अगर हम लोग कैलकुलेट कर, T1 माइनस M1G इज नथिंग बट द नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द मास M1, and similarly the y component of the net force acting on the object 2 is nothing but M2G minus T। क्योंकि M2 का जो मास है वो M2 का मास M1 से ज्यादा है, तो उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो होगा वो ज्यादा होगा, तो वो टुवर्ड्स द लोअर एंड उसका जो फोर्स होगा वो फोर्स ज्यादा होगा, बिकॉज यू नो दैट फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसलिए उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो इसलिए उसका जो टेंशन होगा वो टेंशन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हिसाब से कम होगा। तो उसका जो नेट फोर्स होगा, ऑफ कोर्स नेट फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेट फोर्स हम लोग क्या करेंगे, M2G माइनस T करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वन का नेट फोर्स है T माइनस M1G और ऑब्जेक्ट टू का नेट फोर्स है M2G माइनस T। So because the objects are connected by a cord, their acceleration must be equal in the magnet। Of course वो cord से connected है, तो of course जितना acceleration से M1G M1 ऊपर जा रहा है उतना ही acceleration से M2 नीचे आना चाहिए। अगर दोनों का acceleration अलग अलग है इसका मतलब वो दोनों connected नहीं है। अगर वो frictionless pulling से अगर एक cord से connected है तो of course दोनों का जो acceleration है वो acceleration क्या होना चाहिए, same होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे acceleration को same। तो यहाँ पे हम लोगों ने अजम्पशन क्या किया हुआ है, हम लोगों ने अजम्पशन किया हुआ है कि जो मास M2 है वो मास M1 से बड़ा है। देन द ऑब्जेक्ट वन मस्ट एक्सेलरेट अपवर्ड एंड ऑब्जेक्ट टू मस्ट एक्सेलरेट डाउन। तो ऑब्जेक्ट वन जो होगा वो अपवर्ड एक्सेलरेशन में जाएगा, यू कैन सी दैट कि मैंने अपवर्ड एरो दिखाया हुआ, और ऑब्जेक्ट टू जो है या फिर M2 मास जो है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में जाएगा। सो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करता हूँ ऑब्जेक्ट वन पे, तो मुझे क्या मिलेगा, y component, total y component of the force is equal to T minus M1G, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, which is equal to M1 AY, where M1 is nothing but mass of the body and AY is nothing but the y directional acceleration, मतलब y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है। ठीक है, सिमिलरली फॉर ऑब्जेक्ट टू टोटल फोर्स कितना होना चाहिए, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज नथिंग बट M2G minus T। तो M2G minus T is equal to M2 AY। अभी यहाँ पे मैंने AY सेम लिया क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि दोनों का जो एक्सेलरेशन है दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल कॉर्ड से कनेक्टेड है, अगर वो सिंगल कॉर्ड से कनेक्टेड है इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशंस है, इस दोनों इक्वेशन में मेरे पास टू नेट फोर्स है y डायरेक्शन में। तो ऑफ कोर्स अगर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ ऐड करता हूँ तो वह ऐड करने के बाद मुझे क्या होगा कि जो टेंशन का टर्म है वो टेंशन का टर्म चला जाएगा, क्योंकि टी का जो टर्म है वो चला जाएगा। वो चला जाने की वजह से मुझे क्या मिलेगा, EY का कंपोनेंट मिलेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और M2 और M1 तो हम लोग ही सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से मुझे AY कैलकुलेट करना है, दैट AY इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन दैट वी वांट टू फाइंड। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ऑफ कोर्स दोनों एक्सेलरेशन सेम है, तो एक्सेलरेशन सेम है इसलिए मुझे बीच में इक्वल टू साइन डालना पड़ेगा। So minus M1G plus M2G is equal to M1 AY plus M2 AY। ओके, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अगर तुम देखोगे तो दोनों का एक्सेलरेशन AY AY। तो अगर मैं इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ, यहाँ से अगर मैं AY कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा M1 plus M, और अगर मैं M1 plus M2 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ से मैं G कॉमन ले सकता हूँ। So AY is equal to M2 minus M1 upon M1 plus M2। तो हम लोगों का जो फर्स्ट एम था, determine the magnitude of the acceleration of the two
ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा हो गया। अब फर्स्ट टाइम होने के बाद हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या था कि टेंशन इन द लाइट वेट। तो जो लाइट वेट स्ट्रिंग या फिर जो लाइट वेट कॉर्ड है उसके अंदर का जो भी टेंशन है वो टेंशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए ऑफकोर्स हम लोगों का जो टेंशन टर्म है वो टेंशन टर्म होना चाहिए, लेकिन एक इक्वेशन में टेंशन टर्म पॉजिटिव है तो दूसरे इक्वेशन में टेंशन टर्म नेगेटिव है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को वो टेंशन टर्म लाना पड़ेगा। तो टेंशन टर्म लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करके उसको रीअरेंज कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ay का जो वैल्यू है वो ay का वैल्यू हम लोगों ने 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, तो इसलिए 1 और 2 में से दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में अगर हम लोग डालेंगे तो हम लोगों को डायरेक्टली टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। सो दोनों मेथड से हम लोगों को टेंशन का वैल्यू सेम ही मिलता है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने टेंशन का जो वैल्यू, वो जो एक्सेलरेशन ay का वैल्यू है वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में उसका वैल्यू डालता हूँ तो मुझे टेंशन का वैल्यू आता है ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ टेंशन, तो मुझे टेंशन का वैल्यू क्या मिलता है, m1 ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। क्योंकि ये सब वैल्यूज हम लोगों को पता है, क्योंकि m1 और m2 हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन दी प्लैनेट अर्थ, राइट। तो इसलिए हम लोगों को टेंशन का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोगों को पता चलेगा कि जब दो मास m1 और m2 जिसमें m2 मास m1 से बड़ा है, तो कॉर्ड के अंदर जो टेंशन है वो टेंशन कितना होना चाहिए उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जो 3 है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो रेशियो ऑफ अनबैलेंस फोर्स ऑन द सिस्टम दैट इज m2 minus m2g minus m1g to the total mass of the system m1 plus m2 as expected from the Newton's second law। तो रेशियो जो है वो रेशियो क्या हो जाएगा, वो रेशियो हम लोगों को मिल गया। तो हम लोगों को क्या मिला है कि हम लोगों को एक्सेलरेशन और टेंशन का जो वैल्यू है वो हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। ओके, सो एटवुड्स मशीन में हम लोगों को जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन कैसे काम करता है और टेंशन कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने अचीव कर लिया। सो विल मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल, जिसमें हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय अ कॉर्ड। तो दो ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों को देखना है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के जो दो ऑब्जेक्ट्स है वो दो ऑब्जेक्ट्स हम लोगों का, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे फर्स्ट डायग्राम में, तो फर्स्ट डायग्राम में यू कैन सी द सेम एटवुड मशीन, लेकिन जो मास m2 है वो मास m2 स्लाइड कर रहा है एक वेज पे। वेज मतलब एक एंगल है, एक एंगल सरफेस है जिसके ऊपर वो स्लाइड कर रहा है। m1 जो है वो सिर्फ y डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कंसीडर किया है कि जो m2 है वो m1 से बड़ा है। सो लेट्स फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। तो प्रॉब्लम ऐसा है, a ball of mass m1 and the block of mass m2 are attached by a lightweight cord that passes over the frictionless pulley of the negligible mass as shown in the block lies on the frictionless inclined angle। तो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड एंगल जो है एंगल थीटा के उसके ऊपर वो जो ब्लॉक m2 है वो हम लोगों ने रखा हुआ है, और m1 जो है वो फ्री फॉर्म है, और वो जो m1 है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि m2 का वैल्यू जो है वो m1 से ज्यादा है, जो हम लोगों ने एटवुड्स मशीन में ऑलरेडी देखा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड द टेंशन इन द कॉर्ड। तो टेंशन इन द कॉर्ड हम लोगों को फाइंड करना है और दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोगों को क्या देखना है कि m1 के ऊपर कौन से टोटल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और m2 के ऊपर कौन से टोटल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स m1 जो है वो सिर्फ y डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो हम लोगों का जो एटवुड्स मशीन में हम लोगों ने जो देखा था, तो x डायरेक्शन में m1 मूव नहीं कर रहा है, तो x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा, सिर्फ y डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो वो फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, m1g होगा। और अगर मास m2 की मैं बात करूंगा तो m2 अगर मास देखोगे तो वो एक इंक्लाइन प्लेन पे, वो कंप्लीटली y डायरेक्शन में नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y डायरेक्शन में। तो इसलिए मुझे x डायरेक्शन का कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा और y डायरेक्शन का कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट लेता हूँ तो वो हो जाएगा m2g sin थीटा, और y डायरेक्शन का कंपोनेंट अगर मैं दिखाता हूँ तो m2g cos थीटा हो जाएगा। और उसका जो कंबाइंड कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये m2g sin थीटा और m2g cos थीटा जो है वो दो वेक्टर्स है, अगर मैं उसको वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन से अगर ऐड करता हूँ तो उसका जो कंबाइंड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, m2g हो जाएगा। और ऑफ कोर्स वो कॉर्ड में टेंशन है, तो वो टेंशन कहाँ पे होगा, अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन।
तो ये अपोजिट डायरेक्शन में उसका टेंशन है और उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जो फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट करता है, तो ऑफकोर्स वो m2g cos थीटा के अगेंस्ट वो नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। तो m1 m2 जो फोर्स होगा वो फोर्स कहाँ पे होगा? इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट एक्ट करता है, लेकिन वो जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने एक टेबल पे एक बुक रखी, तो बुक पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन वो जो बुक है वो बुक वहां पे स्टेबल कैसे होती है? क्योंकि उसके अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नॉर्मल फोर्स और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस करती है, तो इसकी वजह से जो है वो बुक वहां पे स्टेबल रहती है। ठीक है, तो जो नॉर्मल फोर्स होता है वो हमेशा याद रखना, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होता, लेकिन वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस में अगर तुम लोग देखोगे तो उसके पैरेलल कंपोनेंट में जो नॉर्मल फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट है, वो पैरेलल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है? m2g cos थीटा। तो एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा? नॉर्मल फोर्स रहेगा। और जो टेंशन फोर्स है वो टेंशन फोर्स के अपोजिट में क्या रहेगा? तो x डायरेक्शन कंपोनेंट रहेगा, दैट इज m2g sin थीटा। सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो हम लोग उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय अ कॉर्ड, तो ऑब्जेक्ट्स क्या से कनेक्टेड है? कॉर्ड से कनेक्टेड, which we assume does not stretch। तो इसका मतलब क्या है कि वो अनस्ट्रेचेबल कॉर्ड, वो कॉर्ड जो है वो स्ट्रेच नहीं होता। अगर उसका लेंथ चेंज हो गया तो हम लोग को उसको भी इक्वेशन में डालना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि कॉर्ड का लेंथ जो है वो लेंथ स्ट्रेच नहीं होता। सो दैट एक्सेलरेशन हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो हम लोगों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड। जैसे हम लोगों ने एटवुड्स मशीन में देखा कि उसका एक्सेलरेशन सेम होता है, ऑफ कोर्स क्योंकि वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम कॉर्ड से कनेक्टेड है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम। सो फ्री बॉडी डायग्राम तो हम लोगों ने देख लिया, तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हैं और उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि टोटल फोर्स क्या होगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में अगर तुम देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उसका जो एफ एक्स कंपोनेंट होगा, वो एफ एक्स कंपोनेंट का फोर्स क्या होगा? 0 होगा। और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा? जैसे हम लोगों ने एटवुड्स मशीन में देखा था, टी माइनस m1g। तो वो कितना हो जाएगा? m1ay। तो m1ay को मैं a ले रहा हूँ, तो इसका एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन सेम है। तो यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन ay के बदले में a इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ax और ay के बीच में डिस्टिंक्शन लाना है। ठीक है, और उसके बीच में क्या है कि जो यहाँ पे m2 मास है, वो m2 मास x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट कर रहा है और y डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसलिए मुझे वो डिफरेंशिएट करना है कि ay और ax जो है वो अलग अलग है, इसलिए। लेकिन ये जो a एक्सेलरेशन है, ये a एक्सेलरेशन क्या होगा कि ये जो एक्सेलरेशन है वो m1 और m2 का सेम रहेगा, इसलिए मैंने दोनों का जो नोटेशन है वो नोटेशन मैंने सेम रखा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? m1ay दैट इज इक्वल टू m1a। तो अगर मैं सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो सेकंड ऑब्जेक्ट में ऑफ कोर्स x डायरेक्शन में फोर्स है। तो x डायरेक्शन में फोर्स कितना है? यू कैन सी दैट कि जो टेंशन फोर्स है वो टेंशन फोर्स बैलेंस कर रहा है m2g sin थीटा के साथ। सो m2g sin थीटा माइनस t जो है वो x डायरेक्शन का फोर्स है। तो वो कितना है? m2ax डैश, दैट इज नथिंग बट ax डैश के अलोंग जो है वो एक्सेलरेशन है x डैश डायरेक्शन के बदले, या फिर x डायरेक्शन के अलोंग। यहाँ पे x डैश मतलब नोटेशन यूज किया हमने, तो x डैश के अलोंग एक्सेलरेशन है ax डैश। लेकिन हम लोगों का जो एक्सेलरेशन, जैसे मैंने कहा था कि कॉर्ड सेम होने की वजह से और दोनों मास जो है वो सेम कॉर्ड को कनेक्ट होने की वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, इसलिए ax डैश की क्या होगा? a होगा। तो वो क्या हो जाएगा? m2a हो जाएगा। और y डायरेक्शन में अगर तुम देखोगे तो y डायरेक्शन में कौन से दो फोर्स ये कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को? एक नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है और m2g cos थीटा। सो जो नॉर्मल फोर्स है माइनस m2g cos थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? m2g cos थीटा हो जाएगा। क्योंकि अगर ये m2g cos थीटा यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग अगर राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? m2g cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू m2g cos थीटा। So what we will do is we will solve these equations and then we will try to find out कि हम लोगों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन टर्म में अगर तुम लोग देखोगे तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो है उसमें ही हमारा जो एक्सेलरेशन का ए टर्म है वो है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो हम लोगों को ये सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे टेंशन फोर्स निकल जाएगा। तो अगर हम लोग वो कैलकुलेट करते तो हम लोगों का एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आएगा? a is equal to m2g sin theta minus m1g upon m1 plus m2, ये आ जाएगा। So when this value of a is substituted in the equation 2, तो अगर हम लोग ये equation 2 में सब्स्टिट्यूट करते तो हम लोगों को टेंशन का वैल्यू आ जाएगा।
क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू तो हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमें पता है m1 हमें पता है, तो हम लोगों को टेंशन का वैल्यू चाहिए। तो टेंशन की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों को ए वैल्यू पहले हम लोगों को जो पता नहीं था, जो हम लोगों ने अभी डिटरमाइन किया है इक्वेशन नंबर 5 में, तो वो डिटरमाइन के लिए वो किया हुआ वैल्यू हम लोग उसमें डाल देंगे। तो हम लोगों को टेंशन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, m1 m2 g ब्रैकेट sin थीटा प्लस 1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम लोगों का दोनों ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो चुका है। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना था, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का जो या फिर दो मासेस का जो एक्सेलरेशन है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना था, और कॉर्ड के अंदर जो टेंशन है वो टेंशन हम लोगों को कैलकुलेट करना। तो हम लोगों ने जो मासेस का एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, क्योंकि दोनों मास का एक्सेलरेशन सेम है इसलिए हम लोगों को एक ही एक्सेलरेशन वैल्यू मिला है, और जो एक ही कॉर्ड होने की वजह से हम लोगों को टेंशन का वैल्यू भी एक ही मिला है। तो टेंशन का वैल्यू क्या आया, m1 m2 g ब्रैकेट sin थीटा प्लस 1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है।